हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका सिनर्जी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी तक के 3 वीडियोस में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट की थ्योरी पूरी तरह से कवर करी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट विच वी हैव कवर्ड सो फार। वीडियो को आगे देखने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, क्योंकि उससे मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी कि जैसे जैसे यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के ब्रॉडली 2 एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी द स्टेबिलिटी of intermediates, the stability of intermediates, this is the first application। और दूसरी एप्लीकेशन जो इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी कंपैरिजन ऑफ एसिड और बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, और इन दोनों में ही मैं आपको खूब सारे सवाल कराऊंगा, खूब सारे एग्जाम्पल्स लूंगा ताकि जो भी थ्योरी हमने सीखी है वो पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन दोनों ही एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर इंटरमीडिएट्स? तो इंटरमीडिएट्स का एक्चुअल मीनिंग तो हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आपको इंटरमीडिएट का क्या मायने होता है, क्यों इंटरमीडिएट जरूरी है, कहीं पर ये समझ में आएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर एक सिंपल तरीके से इंटरमीडिएट को डिफाइन करना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इंटरमीडिएट, भाई इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली चीज है ना। तो इंटरमीडिएट जो है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड आर डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन के बीच की स्पीसीज को हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक बार हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। व्हाट आर इंटरमीडिएट्स? इंटरमीडिएट्स आर पार्टिकल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन and destroyed before the completion of reaction। तो रिएक्शन के खत्म होने के पहले तक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिएक्शन के बीच की स्पीशीज जो है उसे हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है बेटा, और हमारा जो सिलेबस है जेई का या नीट का, तो हमारे कोर्स में हम जो भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उनमें 6 टाइप के इंटरमीडिएट्स के बारे में हमारी बात होगी। इनफैक्ट हम लोग रिएक्शंस को आगे चल के क्लासिफाई भी इसी तरह से करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। तो 6 इंटरमीडिएट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो होता है कार्बोकटायन। ये बहुत कॉमन इंटरमीडिएट है, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जहां पर कार्बोकटायन फॉर्म होगा। दूसरा इंटरमीडिएट होगा कार्बनायन। तीसरा इंटरमीडिएट होगा फ्री रेडिकल। चौथा इंटरमीडिएट जो हमारे कोर्स की पढ़ाई में आएगा दैट विल बी कार्बीन। फिफ्थ वन विल बी नाइट्रीन। ये उतने ज्यादा कॉमन नहीं है, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस कम ही होंगी। एंड द सिक्स्थ वन विल बी बेंजाइन, नॉट बेंजीन माइंड यू, बेंजाइन, ZYN। ठीक है, तो मेनली ये 6 इंटरमीडिएट जो है हमारे कोर्स में है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग इंटरमीडिएट्स के साथ आप रूबरू होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं इन 3 इंटरमीडिएट्स पे, कार्बोकटायन,
कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोकटायन से, और पहले समझते हैं कि कार्बोकटायन क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं, आइए हेडिंग डालते हैं कार्बोकटायन। ठीक है, तो कार्बोकटायन क्या होता है बेटा? कार्बोकटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें भाई कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बो इज रिलेटेड टू कार्बन। ठीक है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो ऐसे इंटरमीडिएट को हम लोग कार्बोकटायन बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज अ कटायन ऑफ कार्बन। ठीक है, इस तरह से आप सोचो, इट इज अ कटायन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट having positive charge, intermediate having positive charge on carbon। ठीक है, तो ऐसे इंटरमीडिएट को हम लोग कार्बोकटायन बोलेंगे। अच्छा भाई, अब ये कार्बोकटायन बनता कैसे होगा? तो कार्बोकटायन जो है वो एक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? तो बॉन्ड क्लीवेज मतलब हो गया बॉन्ड का टूटना, और बॉन्ड का क्लीवेज दो प्रकार से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे एक टाइप का बॉन्ड क्लीवेज जो है वो होता है, फर्स्ट टाइप का बॉन्ड क्लीवेज जो है वो होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब हो गया सिमेट्रिकली बॉन्ड का टूटना। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटना। ठीक है, एंड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब सिमेट्रिकली बॉन्ड का टूटना। तो जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल कोई एक बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ से आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ से आया होगा, और इन बॉन्ड्स की शेयरिंग हुई है, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। तो ये बॉन्ड जब टूटे तो कुछ इस प्रकार से टूटे कि जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है वो ए के पास चला जाए, और जो बी वाला इलेक्ट्रॉन है वो बी के पास चला जाए। ठीक है, जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराते हैं तो हम एरोस को जो है वो सिंगल बार्ब्ड एरोस बोलते हैं, मतलब हम एरो पे पूरा मुंह नहीं बनाते एरो का। ठीक है, इस टाइप का एरो का मुंह बनाया जाता है जब जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर हो रहा हो तो हम लोग फुल एरो बनाते हैं, लेकिन अगर कभी पार्शियल एरो इस तरह की बनाई जाए तो ये एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाता है। तो यहां पे आप गौर करिए कि मैंने पार्शियल एरोस बनाई है, एरो का मुंह पूरा क्लोज नहीं किया है। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ एरो या सिंगल एरो बोल सकते हैं इसे। तो ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटे कि जो ए वाला इलेक्ट्रॉन था वो ए के पास चला जाए, और जो बी वाला इलेक्ट्रॉन था वो बी के पास चला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से होने वाले बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, और इससे जनरेट होते हैं ए डॉट प्लस बी डॉट, मतलब ए विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बी विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन स्पीसीज को हम लोग आगे चल के फ्री रेडिकल्स का भी नाम दे देंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है ये समझना है, जो हम समझ गए हैं। ठीक है, होमोलाइटिकली बॉन्ड का टूटना मतलब सिमेट्रिकली टूटना, कि जिस एलिमेंट ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग इस सिंगल वाली एरो से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, सो व्हाट इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए ये ए बी कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है,
और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का था। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था और ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होता है, मान लो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट अस से कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के पास चले जाएं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी लेके भाग जाए। तो जब इस तरह से बॉन्ड अगर टूटेगा, इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो इससे जनरेट होगा ए पॉजिटिव, ए पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और बी के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस तरह से आयंस प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। आप यहां पे अगर एरो बनाने के तरीके को देखिए ध्यान से अगर एरो बनाने के तरीके को देखिए, तो मैंने एरो का फुल हेड बनाया है, कंप्लीट एरो बनाया है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मुझे शो करना है। यहां पर मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करना था, इसीलिए मैंने हाफ एरोस बनाया था, बट यहां मुझे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो करना है, इसलिए मैंने कंप्लीट एरोस बनाए। तो इस तरह से अगर बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो जो बनने वाली स्पीसीज हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आयंस बनते हैं, कटायन और अनायन, ठीक है। और इस तरह से अगर बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज बनती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कार्बोकटायन, तो कार्बोकटायन में मैंने बोला कि इट इज एन इंटरमीडिएट हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, तो पॉजिटिव चार्ज मुझे चाहिए। तो कार्बोकटायन आप सोच के बताओ कि किस तरह के बॉन्ड डिसोसिएशन से बनता होगा, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आप सभी स्मार्ट इनफ हो ये समझने के लिए कि कार्बोकटायन बनाने के लिए हमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाना पड़ेगा, क्योंकि होमोलाइटिक अगर कराएंगे तो उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो कार्बोकटायंस का हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से जनरेशन होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, और ये इंटरमीडिएट होता है, तो रिएक्शन के बीच में बनता है और रिएक्शन खत्म होने के पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। यही इंटरमीडिएट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आइए मैं कुछ कार्बोकटायंस की फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल्स कुछ। जैसे सपोज करिए कि CH3 और Cl, ये है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें अगर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास चले जाएं, तो इससे बच्चों हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिलेगा CH3+ और Cl-। इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। इसी तरह से आप सपोज करिए मेरे पास है C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, ये दोनों क्लोरीन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास चले जाएं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो, तो इससे मुझे मिलेगा C2H5 पॉजिटिव प्लस Cl-, और इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। इसी तरह से कुछ और कार्बोकटायंस जिनके कॉमन नेम्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, अब है ना, मैं सीधे कार्बोकटायन बना के लिख दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, ये टूटे। अब इसमें कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है, राइट, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड वाले, तो ये बॉन्ड टूटे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएं, तो इससे हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर प्लस चार्ज, और प्लस हमें मिल जाएगा Cl-। इस कार्बोकटायन का नाम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, सब बच्चे याद रखेंगे, दिस इज विनाइल कार्बोकटायन। और इस क्लोराइड का, इस सिस्टम का जनरल नाम जो है, कॉमन नेम, वो है विनाइल, ठीक है, VINYL, विनाइल। तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, या Br लगा होता तो विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे ध्यान रखें।
और एक और इसी से मिलता जुलता, लेकिन बच्चे अक्सर उसको कंफ्यूज करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम और ये सिस्टम सेम नहीं है। इस सिस्टम में जब बॉन्ड टूटेगा तो आप कार्बोकटायन तो सोच पा रहे होगे, मैं खाली कार्बोकटायन लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, ये कार्बोकटायन जनरेट होगा। लेकिन इस सिस्टम का नाम क्या है बच्चों? इस सिस्टम का नाम है अलाइल। ठीक है, अलाइल और विनाइल अलग अलग हैं, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ALLYL। सो दिस इज अलाइल क्लोराइड। उसमें अगर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो हम लोगों को अलाइल कार्बोकटायन मिलेगा, ये विनाइल कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इन्हें ध्यान रखें। एक कार्बोकटायन और अगर मैं आपको बता दूं, बड़ा कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बोकटायन है बेंजाइल कार्बोकटायन। बेंजाइल कार्बोकटायन क्या होता है? बेंजाइल कार्बोकटायन इज, मान लो आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से CH2Cl ये लगा हुआ है, सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका अगर हो जाए डिसोसिएशन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से डिसोसिएट होकर हमें मिलेगा CH2+। ऑब्वियसली साथ में Cl- भी रहेगा, बट अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस कार्बोकटायन का कॉमन नेम, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। तो ये तीन नाम जो मैंने आपको बताए हैं ये सब लोग ध्यान रखेंगे, विनाइल कार्बोकटायन, अलाइल कार्बोकटायन एंड बेंजाइल कार्बोकटायन। विनाइल और अलाइल के बीच का डिफरेंस 2-3 बार कॉपी में नोट करके लिख कर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्बोकटायन के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन हमने किए। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट the characteristics of कार्बोकटायन। तो एक जनरल कार्बोकटायन कैसा होता है भाई? देखिए, जनरल कार्बोकटायन जैसे मिथाइल कार्बोकटायन से आप सोचो। ठीक है, तो मिथाइल कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर वगैरह, थोड़ा इसकी बॉन्डिंग, ज्योमेट्री, शेप, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल अब मिथाइल कार्बोकटायन कैसा होगा भाई? एक कार्बन है, कार्बन का एटम है और उससे 3 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। अब वो 3 हाइड्रोजन ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कोई और एटम भी हो सकते हैं। तो इन जनरल एक कार्बोकटायन जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उससे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है X, कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, ये इस नोटेशन का मतलब होता है आपके सामने की तरफ आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स यू, बाहर निकल कर आ रहा है प्लेन से, इसको बोलते हैं वेज। और इस नोटेशन का मतलब होता है कि आपसे पीछे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डैश। तो एक जनरल कार्बोकटायन से कार्बन के 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, कोई XYZ, जैसे यहां पर वो तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, बट हमेशा तीनों हाइड्रोजन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन जनरल कोई 3 XYZ ग्रुप्स लगे हुए हैं और इस कार्बन के एटम पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि अगर आप देखो तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की, ये एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है जो पेपर के प्लेन के पीछे है, और ये एक सिंगल बॉन्ड है जो पेपर के प्लेन के आगे है। तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। ठीक है, तो कार्बन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 3 ही है, और होने कितने चाहिए? कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 होते हैं, तो 3 है, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आइए फटाफट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नोट करते हैं जल्दी जल्दी। तो इस कार्बोकटायन में आपको क्या क्या दिख रहा है भाई? सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन आई एम श्योर सबको मालूम होगा, स्टेरिक नंबर 3 है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यदि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर।
या ट्रायंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 हैं, कार्बन के पास दो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दीजिए, और 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अच्छा भाई, और अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 2 p तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन एक p अभी भी वेकेंट होगा, और वो वेकेंट p ऑर्बिटल एक है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर है इस xyz के, जैसे ये xyz जिस प्लेन में है, ये तो खुद प्लेनर हो गया, और उससे परपेंडिकुलर एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 हो गई, ठीक है। तो वेकेंट p ऑर्बिटल है और वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया। अच्छा भाई, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी। 7वीं कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये लिख सकते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल है, आप सबको आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा हुआ है, लुईस एसिड लुईस बेस आप जानते हो, तो जिन चीजों के पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो किसकी तरह फंक्शन कर सकती हैं, दे कैन फंक्शन एज अ लुईस एसिड। और अगर लुईस एसिड है तो एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कार्बोकैटायन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बेटा इसके पास, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो देखिए, मैंने आपको कार्बोकैटायन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, और वहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, अब पूरे साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, एक जनरल रूल फॉलो होगा कि कहीं पर भी अगर चार्ज कंसंट्रेट हो रहा है, कहीं पर भी अगर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए खराब बात है, इससे अनस्टेबल हो जाता है स्पीशीज, या स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है चार्ज एक्यूमुलेट होने से। और अगर कहीं पर भी चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, चार्ज फैल रहा है, चार्ज स्प्रेड आउट हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, अगर एक जगह पे चार्ज का कंसंट्रेशन हो रहा है तो इससे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और चार्ज अगर डिस्पर्स हो रहा है तो इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ये एक बहुत बेसिक सी बात है जो पूरे साइंस में हर जगह पे, आज से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आखिरी लेक्चर तक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज होगा। तो अब इस कार्बोकैटायंस में ये कार्बन पर जो प्लस चार्ज है, इससे लगे हुए जो ये 3 ग्रुप्स हैं एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये रोल प्ले करते हैं इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। जैसे आप सपोज करो कि अगर ये तीनों ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप्स हैं, प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं, या इनमें से कोई 2 प्लस आई वाला है या कोई 1 प्लस आई वाला है, कोई भी है ना, एक जनरल एक्स के बारे में बात करें, तो कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो कि कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है, और अगर वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो वो कार्बोकैटायन के प्लस चार्ज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसे डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर प्लस आई वाला ग्रुप है, प्लस आई वाला अगर ग्रुप है, तो उससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, प्लस आई वाला है, तो ये उस पर पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, डिस्पर्स करेगा, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को घटाएगा, तो इससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो। लेकिन अगर ये ग्रुप्स, अभी तो मैंने एक्स वाई जेड कोई नाम नहीं दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर प्लस आई वाले हो सकते हैं तो बेटा माइनस आई वाले भी तो हो सकते हैं। तो माइनस आई वाले अगर ग्रुप होंगे तो उनकी वजह से क्या होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर माइनस आई वाले ग्रुप्स होंगे
माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट लगने से। क्यों होगा ऐसा? भाई कार्बन पर पहले से प्लस चार्ज है और इस ग्रुप ने भी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको पकड़ के और अपनी तरफ खिसका लिया, तो पहले से प्लस है और डेल्टा प्लस आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से माइनस आई अगर लगेगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो समराइज कर सकते हैं इस तरह से दैट stability of carbocation is directly proportional to plus I। इसको अपनी कॉपी में सब बच्चे नोट करें। एंड the stability of carbocation is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई अगर बढ़ेगा तो कार्बन पर पहले से प्लस चार्ज है और उससे चार्ज विड्रॉ होगा तो उससे स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल थंब रूल है जिससे कि हम लोग कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो आइए एग्जाम्पल्स अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम लोग जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं और आपको हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं आप वीडियो को पॉज करें, आंसर खुद से सोचें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन से चेक कर लें। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला आपको दिया गया CH3 CH2 प्लस, दूसरा कार्बोकटाइन दिया गया CH3 CH3 प्लस और तीसरा कार्बोकटाइन दिया गया CH3 CH3 प्लस। ठीक है, ये तीन कार्बोकटाइंस बेटा आपको दिए हुए हैं और इन तीनों कार्बोकटाइंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको कंपेयर करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, बगल में ग्रुप्स कैसे लगे हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस पे ग्रुप्स कैसे हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, दोनों प्लस आई लगाएंगे। और यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं और ये तीनों प्लस आई लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा होगा और इसलिए इस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी। इनफैक्ट एज अ जनरल रूल आप ध्यान रख सकते हो कि 1 डिग्री कार्बोकटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो ये कार्बोकटाइन एक 3 डिग्री का कार्बोकटाइन है, ये 2 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। सो दिस इज द जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इन सब के पहले कौन आ जाता है, मिथाइल कार्बोकटाइन CH3 पॉजिटिव, क्योंकि CH3 पॉजिटिव में तो तीनों हाइड्रोजन ही है। अब इसमें देखो ये मिथाइल से ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि एक मिथाइल तो एक CH3 तो प्लस आई इसमें लगा रहा है। तो दिस इज द जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइंस। ये ध्यान रखेंगे सब लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों और एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है CH2F, यहां पर कार्बोकटाइन है और दूसरा कार्बोकटाइन दिया हुआ है CH2CH2Cl और तीसरा कार्बोकटाइन दिया हुआ है CH2CH2Br। ठीक है, इधर प्लस चार्ज और इधर प्लस चार्ज। चलिए भाई, इन तीनों कार्बोकटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सभी बच्चे जल्दी जल्दी सोच के बताएं। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इफेक्ट कैसा, माइनस आई। क्लोरीन है, क्लोरीन का भी इफेक्ट माइनस आई। और ब्रोमीन है, ब्रोमीन का भी इफेक्ट माइनस आई। बाकी सब तो सेम है। चलो
तो माइनस आई जो है वो स्टेबिलिटी को कम करता है। अब फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो वो इस कार्बोकटाइन को सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले से प्लस चार्ज है और माइनस आई लगा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग कंपेयर करें इन तीनों में, रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि कार्बोकटायन हमें एक दिया हुआ है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक कार्बोकटायन हमें ये दिया हुआ है और दूसरा कार्बोकटायन हमें ये दिया। ठीक है, these are the two carbocations जो हमें दिए हुए हैं, and we have to compare the order of their stability। हमें बताना है कौन सा कार्बोकटायन इनमें से ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब देखिए, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो डिग्री से तो नहीं सोच सकते, लेकिन यहां पर लगा है ऑक्सीजन जिसका होता है माइनस आई इफेक्ट। ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ईथर जैसा सोच सकते हो, OR जैसा। और यहां पर लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो नो डाउट यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, तो इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ कुछ फील आ रही होगी। और क्वेश्चन देता हूं, उनको अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कार्बोकटायन हमें दिया हुआ है, मैं पहले लिख देता हूं। एक कार्बोकटायन ये दिया हुआ है, दूसरा कार्बोकटायन हमें ये दिया हुआ है, तीसरा कार्बोकटायन हमें ये दिया हुआ है, दिस इज CD3, और चौथा कार्बोकटायन एक और दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन पर प्लस चार्ज और उससे लगा हुआ है Cl। ठीक है, सो दीज आर द 4 कार्बोकटायंस एंड वी हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा, उसके बाद इस तरह से हमें सोचना है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए, यहां पर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस कंसिडर करते हैं। यहां पर लगा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई, क्लोरीन, क्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई, CH3 का इफेक्ट प्लस आई, और CD3 का इफेक्ट भी प्लस आई। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस आई CD3 का होगा। ठीक है, तो प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, है ना, मैक्सिमम प्लस आई इसका है, तो नंबर 1 स्टेबिलिटी इसकी होगी, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ये आएगा। फिर यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, तो सेकंड पोजीशन पर ये आएगा। इन दोनों में माइनस आई लग रहा है, तो स्टेबिलिटी तो कम होगी, लेकिन रिलेटिवली क्लोरीन का माइनस आई कम है, तो नंबर 3 पर ये आएगा, और फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो नंबर 4 पर ये आएगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स में आपको देता हूं, क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नोट डाउन करें सभी बच्चे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमको एक कार्बोकटायन दिया हुआ है बेंजाइल टाइप का CH2+, और यहां मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है CH3, और एक और दूसरा कार्बोकटायन हमें दिया हुआ है CH2+, और यहां मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है NF3 पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है। सोचो बच्चों, कैसे सोचोगे? देखो, इधर लगा है मिथाइल, मिथाइल का इफेक्ट होता है प्लस आई, और इधर लगा है जबरदस्त माइनस आई वाला, ना फरहान ना ऋतिक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई, तो ऑब्वियसली ये तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा, तो दिस कार्बोकटायन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स।
सो प्रॉब्लम नंबर 6 में आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 6 इज कि हमको कार्बोकैटायन दिए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट कार्बोकैटायन, this is the second कार्बोकैटायन एंड एक और कार्बोकैटायन दिया हुआ है, दिस इज द थर्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये तीन कार्बोकैटायंस हमें दिए हुए हैं और इन तीनों की हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। कैसे सोचें भाई? बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन जहां पर प्लस चार्ज है, दैट कार्बोकैटायन इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, इस पर प्लस आई इधर से भी लग रहा है, इधर से भी प्लस आई लग रहा है और इधर से भी प्लस आई लग रहा है। इस पे प्लस आई दो तरफ से लग रहा है और ये कार्बोकैटायन एक 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलो होगा, 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, सम मोर न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 इज कि एक कार्बोकैटायन हमें दिया हुआ है, ये प्लस चार्ज है यहाँ पर और इससे ग्रुप लगा हुआ है CN, और दूसरा कार्बोकैटायन हमें दिया हुआ है, प्लस चार्ज है और इससे ग्रुप लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इन दो कार्बोकैटायंस में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो आओ देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास है CN, इफेक्ट कैसा है? -I। लेकिन CN का अगर तुम स्ट्रक्चर सोच पाए हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कार्बन sp है और यहां पर हमारे पास ग्रुप है CH डबल बॉन्ड NH, ये कार्बन हमारे पास sp2 है, इसका भी इफेक्ट कौन सा है? -I। लेकिन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो -I कम होगा, इसका -I ज्यादा होगा। तो -I अगर ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत पुअर हो जाएगी और रिलेटिव स्टेबिलिटी का आंसर हो जाएगा ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 इज, अगला कार्बोकैटायन हमें दिया हुआ है OH और यहां पर है प्लस चार्ज और यहां पर लगा हुआ है NH2। चलिए भाई, इन दोनों में कंपेयर करिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आपको फटाफट से बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखो, OH ग्रुप लगा है -I, NH2 लगा है, ये भी -I, लेकिन किसका -I ज्यादा है? O का, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचने की पावर ज्यादा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसका -I ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि हमारे पास एक कार्बोकैटायन है चलो इन दोनों कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या हो रहा है कि ग्रुप है क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन, ग्रुप तो सेम ही है। ठीक है, तो -I इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा पास में है एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो दूर है तो इसका -I कम होगा, -I कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग और करते हैं बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एग्जांपल नंबर 10, वन लास्ट एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज कि कार्बोकैटायन है एक ये और इस पर लगा हुआ है PH मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल, आप समझ रहे हो। दूसरा है ये कार्बोकैटायन और इस पर लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड
दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड CH, और तीसरा है कि कार्बोकटायन है और इससे लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो बताओ भाई क्या इनका ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर? तो यहाँ पर भी -I वाला ग्रुप है, यहाँ पर भी -I वाला ग्रुप है, और यहाँ पर भी -I वाला। ठीक है, लेकिन सबसे कम -I इसका है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद बेंजीन रिंग का -I है, तो नंबर 2 पे स्टेबिलिटी इसकी होगी। और यहाँ पे तो sp कार्बन आ गया, तो सबसे ज्यादा -I रिलेटिवली इन तीनों में, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी। ठीक है, तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कैसे सोचना है ये समझ आया होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन भी आपको समझ में आया होगा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग फ्री रेडिकल और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे अप्लाई करके। ठीक है, सो कीप वॉचिंग सिनर्जी एजुकेशन वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच।